नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दिवाली से पहले की जाने वाली कुछ ज़रूरी सफाइयाँ, साथ ही नवरात्रि डे 5 का व्लॉग आपको इसमें मिलेगा। जानती हूँ कि आज नवमी के दिन नवरात्रि समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो रेसिपी हैं वो आप किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हुई थी नवरात्रि डे 5 यानी कि शनिवार के दिन सुबह सुबह। मेरी बेटी का स्कूल था और उसको आज उसके लंच बॉक्स में मैं देने वाली हूँ ये आलू फ्राई करके। आलू मेरे पास पहले से ही उबले हुए रखे थे और उनको इस पैन में बस इस तरह से हल्का हल्का मैं फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल धीमी धीमी गैस पे, जिससे वो जले नहीं। साथ ही मैं हल्का सा सेंधा नमक डालूंगी इन पे, बस और कुछ भी नहीं। और बिल्कुल चौथाई चम्मच के करीब घी में मैंने इनको फ्राई किया है। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जब भी घर में बॉयल आलू होते हैं तो वो इनको बनवाकर अक्सर खाती ही रहती है। अच्छा, साथ ही सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने उसको दिए थे भीगे हुए बादाम और ये साबूदाने की खीर, जो मैंने एक व्लॉग पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये उसको बहुत पसंद आई, इसलिए वो अभी उसको ब्रेकफास्ट में खा के जा रही है। बाल उसके थोड़े से लंबे हो गए हैं तो इस तरह की चोटी मैंने उसकी बनाई है। पहले वो सिंपल पोनीटेल बना के जाती थी और अभी उसको जाने में 5 से 7 मिनट हैं, तब तक उसके आलू फ्राई भी तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल इतना सा घी, चौथाई चम्मच से भी कम ही घी है ये, इसी में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इतना ही घी पहले वाले बैच में लगा था, मतलब 2 बैच में मैंने इन आलूओं को फ्राई किया है। तो ये उसका लंच बॉक्स हो जाएगा। साथ में वो ले जा रही है नारियल की चटनी, ये भी मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये है वानिका आज का लंच बॉक्स। हल्का सा मैंने इस पर सेंधा नमक डाल दिया है, काली मिर्च डालने के लिए वो मना कर रही थी। अच्छा, उसके जाने के बाद मैंने अपनी पूजा की और मैंने भी चाय पी और मखाने खाए थे, जो मैं पिछले कई व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज का एक मेन काम मैंने ये किया था कि सुबह करीब 10 बजे जो गद्दे हैं अंदर डबल बेड के, सिंगल बेड के और सारे तकिए, ये निकाल के मैंने धूप में डाले हैं, क्योंकि धूप बड़ी ही ज़बरदस्त निकली हुई है। श्राद्ध से पहले तक बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, आप सभी को पता है। और उस दौरान कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे तकियों में, गद्दों में हल्की सी स्मेल हो गई है। तो तब तो खैर मैं इस काम को नहीं कर सकती थी, लेकिन अब धूप बहुत ही अच्छी निकल रही है तो अब मुझे ये काम करना ही करना था दिवाली से पहले। बाकी क्लीनिंग तो खैर चलती ही रहेगी। साथ ही ये सौंफ धनिया, ये अभी तक नहीं मैं पीस पाई, इसको मैं डेली सुखाती हूँ, नीचे ले जाके रख देती हूँ और फिर ला के धूप में रख देती हूँ। तो खैर आज फाइनली ये भी पिस ही जाएगा। और बादल देखिए आप, पूरी तरह से आसमान पैक है बादलों से। हवा भी चल रही है हालांकि, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। धूप बहुत ही तीखी निकल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से कोई डिब्बा बंद हो जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है। लेकिन खैर इस धूप का फ़ायदा ये है कि हमारे गद्दे, तकिए खूब अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। और तकियों के कवर मैंने अंदर तक रिमूव कर दिए हैं, जो 2 कवर मैं चढ़ा के रखती हूँ ना, दोनों रिमूव कर दिए हैं। और साथ ही ये जो यहाँ पर मैं पक्षियों का पानी रखती हूँ ना, ये वाला बाउल भी मैंने खूब अच्छे से साफ़ किया है। हो सकता है आपको लग रहा हो गंदा है, लेकिन वो गंदा नहीं है, बस उसका टेक्सचर ही अंदर से इस तरह का हो गया है पानी रखते रखते। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तार पे ढेर सारे कपड़े हैं। कुछ रसोई की क्लीनिंग के कपड़े हैं, कुछ ये डोरमैट्स हैं, कुछ तौलिए हैं, कुछ ओढ़ने वाली चादरें हैं। तो जो भी कपड़ा हल्का फुल्का मुझे गीला दिखता है उसको मैं लाके ऊपर धूप में डाल देती हूँ। तौलिए तो खैर सबके नहाने के बाद ऊपर आ ही जाते हैं और ये बेचारे शाम तक ही नीचे जाते हैं। खूब अच्छे से मैं धूप लगाती हूँ इनको, क्योंकि धुलते तो ये हफ्ते में 2 बार हैं, लेकिन नहाते ही सबको पता है कि तौलिए ऊपर धूप में डालने हैं, तो ये सब ऊपर जाते ही जाते हैं धूप में। ओढ़ने वाली जो चादरें हैं उनको भी मैं दूसरे तीसरे दिन इसी तरह से धूप में 4-5 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। कुछ नहीं बिगड़ता इनका अच्छे से, बल्कि इनकी स्मेल निकल जाती है। तो धूप में चीज़ों को रखना
एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि चीज़ें साफ़ भी हो जाती हैं और उनसे कोई ख़ास स्मेल भी नहीं आती। अब बाहर धूप आप देख रहे हो कितनी तेज़ है, इसीलिए मैंने ये जो बाल्टी, टब वग़ैरह मैं कपड़े धोने में इस्तेमाल करती हूँ, इस बेड के नीचे रखे हुए हैं। काफ़ी जगह है इसमें, मतलब इस बेड के नीचे काफ़ी जगह है और हर एक मिडिल क्लास घर में आपको इस तरह की पेंट की बाल्टी मिल ही जाएगी। और ये हैं वानी के जॉनी महाराज, इनको भी मैंने धूप में रख दिया क्योंकि वानी इसको कभी-कभी ना लेके सोती है, तो इसको भी आज पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड करते हैं। इसको भी मैं हफ्ते में मतलब 1 दिन तो धूप में रखती ही रखती हूँ। सारा कमरा क्लीन कर चुकी हूँ मैं, जो भी जाले थे या दीवार पे धूल थी, पंखे पे जो भी धूल थी, सब कुछ क्लीन कर दिया मैंने। और साथ ही जहाँ पर ये टाइल्स हमारी ख़त्म होती है ना, यहाँ पर बड़ी धूल जमती है छोटी-छोटी सी, वो भी मैंने क्लीन कर दी। और ये जो जहाँ से मैंने गद्दे उठाए हैं बेड पे से, इनको भी खूब अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, झाड़ू लगा दी है मैंने कमरे में। बस उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई थी ना, आकर फिर मैं नहाई हूँ और अभी दोपहर के करीब 3 बज चुके हैं। वानी भी आ चुकी है स्कूल से और यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं नहा के। और अब मैंने एक पूजा की क्लिप शूट की, मतलब मुझे बाती थोड़ी सी ठीक करनी थी, उस टाइम मैंने शूट की। सुबह तो मैंने पूजा की कोई क्लिप भी शूट नहीं की क्योंकि मुझे जल्दी पड़ी हुई थी ऊपर उन गद्दों को सुखा के आने की और ऊपर वाले कमरे की सफाई करने की। तो ये सूट मैंने पहना है सिंपल सा, मीशो से मैंने मंगाया था, शायद 2 साल हो गए हैं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। बहुत अच्छा है, कॉटन का लहरिया में। इसमें एक पर्पल कलर भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो ले सकते हो। इसके साथ अब जाके ये देखिए मैंने मंदिर के साथ कोई अपनी क्लिप बनाई, मतलब सुबह से बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं लगी थी। अच्छा, नहाकर तैयार होकर मैं गई थी एक्चुअली कीर्तन में। और जब से नवरात्रि के कीर्तन शुरू हुए हैं ना, मतलब पूरे दिनों में मैं सिर्फ 2 बार ही जा चुकी हूँ। एक बार पहले गई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आके मैं कैलेंडर में यही देख रही थी कि आज कौन सा नवरात्र है, क्या तारीख है, क्योंकि कभी-कभी भूल जाती हूँ। और गर्मी इतनी ज़बरदस्त लग रही थी ना मुझे कि आके सबसे पहले तो मैंने प्रसाद रखा और कूलर के सामने बैठ गई हूँ। और मेरे पीछे आपने देखा होगा वानी बैठी हुई है, जिसने आज अपनी यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की। उसकी वो जो यूनिफॉर्म है वो बुधवार और शनिवार को पहनती है और वो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है, तो काफ़ी खुली-खुली है, उसको रिलैक्स रहता है उसमें, इसलिए आज वो उसी में है। नहाई भी नहीं है आज वो स्कूल से आके, नहीं तो रोज़ ही नहाती है। आज बस उसने अच्छे से मुँह हाथ धो लिए हैं। और यहाँ पर गर्मी के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। 15 से 20 मिनट कूलर के सामने बैठ के अपने पसीने वगैरह सुखाकर मैं आ गई हूँ अब ऊपर। अभी टाइम हुआ है करीब 4:15 बजे का। तो ये जो गद्दे मैंने सुबह सुखाए थे ना, खूब अच्छे से दोनों तरफ से ये सूख चुके हैं। एक बार आके मैं इनको बीच से पलट कर भी गई थी। और बेड वगैरह मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था, मतलब पूरा ही कमरा टोटल क्लीन है। बस अब यही काम बाकी था कि गद्दों को ऊपर मतलब अंदर लाना और उन पे बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछाना। और आप देख रहे होंगे कि बेडशीट बिछाते वक्त मैंने गद्दों को सिरहाने से थोड़ा नीचे खींचा हुआ है, इससे सिरहाने की तरफ बेडशीट थोड़ी अच्छे से बिछ जाती है। और जब बेडशीट बिछ जाए फिर उनको इस तरह से आप खिसका दीजिए, तो सिरहाने की तरफ से आपकी बेडशीट भी अच्छे से टक हो जाएगी। ये बेडशीट प्योर कॉटन की है और ये मैंने करीब 4 साल पहले मीशो से ली थी, करीब 350 रुपये में। हालांकि अब तो ये काफ़ी घिस चुकी है क्योंकि साल के 10 महीने गर्मी ही रहती है, 2 महीने की सर्दी होती है, तब जाके कुछ मोटी बेडशीट बिछ पाती हैं, नहीं तो 10 महीने यही कॉटन की बेडशीट बिछती रहती हैं। अब यहाँ पर मैं तकियों के ऊपर कवर चढ़ाने लगी हूँ, तो तकियों के मैंने अंदर तक के कवर रिमूव किए हुए थे, जिनको मैंने एक दिन पहले ही धो लिया था। और तकियों पर मैं 2 कवर चढ़ाती हूँ। 2 कवर यानी कि एक कवर जो उसके अंदर रहता ही है, उसको मैं 1 महीने में 1 बार धोती हूँ, और जो ऊपर से मैं कवर चढ़ाती हूँ उसको मैं हर हफ्ते धोती हूँ। ऊपर वाला ये जो कमरा है ये सिर्फ हम सोने में ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसकी बेडशीट 1 हफ्ते में 1 बार चेंज करो तो काम चल जाता है। बाकी नीचे जो कमरा है उसकी बेडशीट हफ्ते में 2 बार धुलती है। इस तरह से देखिए, ये कुछ पुरानी
पुराने तकियों के कवर हैं मेरे पास जिनकी बेडशीट फट चुकी है, तो इनको मैं अंदर वाले कवर के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हूँ और बाहर फिर जो भी बेडशीट बिछा रही हूँ उसके साथ का कवर चढ़ जाता है। तो इस तरह से मैं सारा काम करती हूँ। ये आई होप कि मैं समझा पाई हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी ना हम बिल्कुल तकिया लाते हैं मार्केट से और उस पर डायरेक्ट कवर चढ़ा देते हैं, वो अच्छा नहीं रहता। आप अंदर उस पर कोई भी एक कवर चढ़ाइए जिसको आप 15 दिन में या महीने में एक बार धो सकते हैं, और फिर उसके ऊपर एक फाइनल कवर चढ़ाइए जो कि आपकी बेडशीट से मिलता जुलता हो। तो अब बेडशीट हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी 2 किताबें जो मैंने अभी हाल फिलहाल में मंगाई है, जिसमें से एक है रेत की मछली और दूसरी है दीवार में एक खिड़की रहती है। बहुत ही अच्छी किताबें हैं, फिलहाल मैं इनको पढ़ रही हूँ। यहीं बेड के बराबर में एक छोटी सी टेबल है जो हमने बेड के साथ ही बनवाई थी, उस पर रखा हुआ है ये प्रिंटर, और यहीं पर मैं अपनी किताबें रख देती हूँ। रात को सोने से पहले मैं पढ़ लेती हूँ, और जब कभी नीचे ले जाके पढ़ने का मन होता है तब मैं इनको नीचे ले जाती हूँ। अच्छा, अब बारी आई जी पोछा लगाने की। झाड़ू मैं सुबह ही लगा चुकी थी यहाँ पर जब मैंने गद्दे वगैरह बाहर सुखाए थे। अब बारी है पोछा लगाने की, और वाइपर से पोछा लगाने का सबसे एक कहना चाहिए एडवांटेज मुझे ये लगता है कि वाइपर से बेड के नीचे तक बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाता है, इसीलिए मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ। हाँ, जैसे सीढ़ियाँ वगैरह है, जीने की सीढ़ियाँ होती हैं या कहीं छोटी जगह है, वहाँ पर तो हाथ से ही पोछा लगाना पड़ता है। और ये देखिए मैं करीब 4:15 बजे ऊपर आई थी और अब बज चुके हैं 5। पूरा पौना घंटा मुझे हो चुका है और पसीने में मेरी बुरी हालत हो गई है, लेकिन खैर कमरा अच्छी तरह से हमारा सेट हो गया, साफ़ सुथरा बिल्कुल। अब दिवाली के लिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, ये कमरा मुझे दोबारा से साफ़ नहीं करना है, बस रोज़ का जो झाड़ू पोछा होगा वही होगा। और धूप अभी मैंने आपको दिखाई, अभी भी कितनी तीखी धूप है। तो ये जो चादरें हैं ये डेली ओढ़ने के काम आती हैं, क्योंकि एसी चलता है, हल्की फुल्की चादरें चाहिए ही हैं। और ये है कंबल, जो मैंने बताया ना कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो उस दौरान थोड़ी सी ठंडक हो गई थी ना, तो ये वानी ने निकलवाए थे क्योंकि उसको बहुत ठंड लगती थी उस टाइम पे। और किस किस के घर में ऐसा होता है, देखिए हर जगह क्लचर मिलेंगे आपको लगे हुए। दोपहर में वानी ऊपर आई थी किसी काम से तो यहीं पे अपना क्लचर लगा के चली गई। हर जगह आपको कहीं ना कहीं पर्दे पर या किसी बेडशीट के किनारे पर उसके क्लचर लगे हुए मिलेंगे सॉरी। अभी देखो 5:10 हो चुके हैं, कमरा बिल्कुल क्लीन है। और ये जो हिस्सा अभी मैंने दिखाया ना आपको, ये वाला मेरे हस्बैंड के काम का हिस्सा, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि लास्ट टाइम जब छेड़ा था तो मेरा टाइम भी लग गया था इसकी सफाई में, और ऊपर से मुझे डांट भी पड़ गई थी कि भाई मेरा सामान मत छेड़ा करो, नहीं तो फिर मुझे अपना सामान टाइम पे नहीं मिलता। तो चलिए जी, इस कमरे की हो गई है सफाई। अब यहाँ करते हैं हम बाय बाय, और पसीनों में हो गई है बुरी हालत। अभी नीचे जाके थोड़ा सा और रिलैक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ ये लौकी, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, खरीदी थी। आज इन्हीं का कुछ बनने वाला है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, अगेन कूलर के सामने ही मुंह हाथ धोए अच्छी तरीके से, शाम का दिया मैंने जला दिया है, और अब जाके मुझे थोड़ा सा कुछ रिलैक्स मिला है जब मैंने ये मेकअप शेकअप थोड़ा सा हटा दिया। मेकअप के एक्चुअली लिपस्टिक ही थी मेकअप के नाम पे, तो काजल तो रह ही जाता है मुंह हाथ धोने के बाद भी। अब आ गई हूँ जी किचन में। तो यहाँ पर इस लौकी को अच्छे से छील लिया है, छीलने के बाद फिर मैंने इसको धोया है, और अब मैं इसको कद्दूकस से ग्रेट कर रही हूँ। और मैं इसको बारीक वाली साइड से ग्रेट कर रही हूँ, बारीक नहीं एक्चुअली मीडियम कहना चाहिए। मोटे वाली साइड से मैं इसको ग्रेट नहीं कर रही हूँ, मीडियम वाली साइड से मैंने इसको ग्रेट किया है। अब मैंने इसको डाल दिया है कढ़ाई में, और बस अभी मुझे सिंपली इसको थोड़ा सा कुक करना है। मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला है, और इसका जो मॉइस्चर है ना वो मुझे थोड़ा सा रिड्यूस करना है, क्योंकि आज मैं इससे 2 चीज़ें बनाने वाली हूँ, मीठा भी और नमकीन भी। तो उसके लिए मुझे इसका मॉइस्चर रिड्यूस करना है, और इसमें से मैं थोड़ा सा हिस्सा निकाल के अलग कर लूँगी जो मुझे अपनी नमकीन वाली रेसिपी में यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने निकाल दिया है, और बाकी ये जो लौकी कढ़ाई में बच गई है इसमें हम डालेंगे करीब 2 से 3 चम्मच घी, और इस घी में हमें इस लौकी को थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस करीब 5 से 7 मिनट में ये भुन जाएगा अच्छे से। आप बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए इसको भूनिए। इस टाइम पे गैस मैंने तेज़ की हुई है ताकि ये जल्दी से भुन जाए। लगातार चलाते रहिए, नहीं तो कभी कभी हल्का फुल्का लग भी जाता है, वैसे कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन हाँ चलाते रहिए लगातार। अब अच्छे से इसको भून
भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, और ये पूरा आधा किलो दूध है। और जो लौकी थी वो 1 किलो थी, तो 1 किलो लौकी में से देखिए मैंने थोड़ी सी अलग की है, बाकी ये पूरी लौकी है, इसमें मैंने आधा किलो दूध डाला है। अब हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं लौकी का हलवा। तो इस दूध को बेसिकली हमें इस लौकी के साथ रिड्यूस करना है, ताकि ये दूध उबल उबल के इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए और इस दूध का एक तरह से खोया बन जाए हमारी लौकी के अंदर, जिससे हलवे में बहुत ही रिच वाला एक टेस्ट आने वाला है। तो अब देखिए इस तरह से जब हलवे में उबाल आने लगेगा, उस टाइम पे आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है कि इसको चलाना ही चलाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगा। तो फिलहाल मैंने आंच तेज़ ही की हुई है ताकि हलवा हमारा जल्दी से बन जाए, और लगातार मैं इसको भून नहीं रही हूँ एक्चुअली, दूध के साथ पका रही हूँ। और ये देखिए दूध पकते पकते बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। आपको लग रहा होगा कि ये हल्का सा लग गया, लेकिन लगा नहीं है, बस दूध का टेक्सचर कभी कभी पकते पकते इस तरह से हो जाता है, थोड़ा लाल सा होने लगता है ना दूध, वही हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने मिला दिया है इसमें मिल्क पाउडर, करीब आधा कटोरी मिल्क पाउडर था मेरे पास। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर या तो 2 से 3 चम्मच मावा डाल सकते हैं, मतलब करीब 50 ग्राम के करीब, या फिर आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ भी ना डालना चाहें तो आप 3 से 4 चम्मच इसमें मलाई डाल दीजिए, फ्रेश दूध की मलाई जो आपके घर में होती ही है। अब जब मैंने मिक्स कर दिया है इसमें अच्छे से मिल्क पाउडर को, तब मैंने इसमें डाली है करीब 1 कटोरी चीनी। और चीनी डालने के बाद हलवा फिर से पतला होगा, जिसको लगातार चलाते हुए आपको भूनना है और इसको थोड़ा सा आपको थिक करना है। अब हलवा हमारा थिक हो गया है अच्छे से। अब यहाँ पे मैं ये जो ड्राई फ्रूट हैं इनको कट कर रही हूँ, बस 4-5 बादाम है, 4-5 ही काजू हैं। तो पूरे हलवे में नहीं मिलाऊंगी मैं, सिर्फ ऊपर से ही डालूंगी क्योंकि फिर वानी नहीं खाएगी। और ड्राई फ्रूट कटर ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये मैंने शायद मीशो से मंगवाया था या फ्लिपकार्ट से, मैं अच्छी तरह से याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसका लिंक ज़रूर मैं दूंगी आपको। वैसे ये हर जगह आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी, मीशो पे भी। बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और शायद 120 या 130 रुपये का ही मुझे मिला था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 150 रुपये का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए हलवा हमारा बिल्कुल थिक हो चुका है, जैसी थिकनेस हमें चाहिए थी। अब यहाँ पर ये जो लौकी मैंने अलग निकाल के रखी थी ना, इसको मैंने परात में डाल लिया है, और इसमें मैंने डाला है ये कुट्टू का आटा। आप सिंघाड़े का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुट्टू और सिंघाड़े दोनों का आटा थोड़ा थोड़ा सा मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है, जीरा और कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही आलू मेरे पास रखे हुए थे उबले हुए, तो मैंने इसमें एक आलू भी मिला दिया है। मैंने हाथ से तोड़ के ही मिलाया है, आप चाहो तो कद्दूकस करके मिला सकते हो। आलू अच्छे से उबला हुआ था, इसीलिए वो हाथ से टूट गया बड़ी आसानी से। तो पहले आलू और लौकी के साथ हम इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि ये उसी से गुथ जाए, आपको पानी का इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन अगर करना भी पड़े पानी का इस्तेमाल, तो देखिए जिस तरह से मैं हाथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके डाल रही हूँ ना, आप उसी तरह से डालिए। इस आटे को आपको थोड़ा सा सख्त ही बनाना है, मतलब नरम होना चाहिए आटा, लेकिन बिल्कुल पतला नहीं बनाना है आपको, क्योंकि अगर ये पतला हो गया तो फिर आपसे हैंडल नहीं होगा। और आपको थोड़ी सी इसमें जान लगानी पड़ेगी, मसल मसल के इसको आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके ये आटा अच्छे से बनेगा। आप चाहो तो सिर्फ आलू का इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, आप चाहो तो सिर्फ लौकी का इस्तेमाल कर सकते हो, या मेरी तरह दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं इस आटे से पराठे। जी हाँ, पूरी नहीं बना रही हूँ क्योंकि पूरी डीप फ्राई हो जाती हैं, और थोड़ा सा मैंने पेड़ा लिया है इसका, जैसे हम रोटी बनाते हैं, उसको पहले थोड़ा सा हाथ से फैलाया उंगलियों की मदद से, और उसके बाद बस हल्का हल्का सा बेलन मैंने इस पर चलाया है। तो इस तरह से हम अपने पराठे बना देंगे, और जो उसके किनारे हैं वो थोड़े से अनइवन रहेंगे ही। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे किनारे नहीं रखने हैं, तो आप किसी ढक्कन से या चाकू से इन किनारों को काट सकते हैं, तो जो आपके पराठे हैं वो बिल्कुल गोल मटोल बन जाएंगे, मतलब किनारे उनके बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। बिल्कुल ही हल्का हल्का 1/4 चम्मच के करीब दोनों तरफ से घी लगा के मैं इन पराठों को सेक रही हूँ। और घी में पराठे या पूरी कुछ भी सेकने का सबसे बड़ा मतलब नुकसान ये होता है कि धुआं बहुत ज़्यादा आता है। आगे आप देखिएगा वीडियो में कि कितना ज़्यादा धुआं इस घी के सेकने की वजह से हुआ है, रसोई में बिल्कुल धुआं धुआं हो गया था।
अब यहाँ पे देखिए मैं एक और आपको बेल के दिखा रही हूँ। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल होती है इन पराठों को बेलने में, क्योंकि जो कुट्टू का आटा होता है ना उसमें बाइंडिंग नहीं होती, तो वो फटता बहुत जल्दी है। इसीलिए हमने उसमें आलू मिलाया है ताकि हल्की सी उसे बाइंडिंग मिल जाए। और पूरी बनाने का मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सुझाव नहीं दूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेल पी लेती है और फिर इतना ऑयली आप नहीं खा सकते। हम तो नहीं खा सकते, अगर आप खा सकते हैं तो आप इस बैटर से, मतलब इस आटे से पूरी भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं बनाती जा रही हूँ पराठे, और पराठों को पलटने के लिए इस तरह का आप स्पैचुला लीजिए। हमारे यहाँ तो इसको पलटा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। अब हल्का हल्का सा घी लगा के मैं सेक रही हूँ। और देखिए जैसे मैंने कहा ना, ये है नुकसान, इतना ज़्यादा धुआं हो रहा था ना कि मैं अच्छे से शूट भी नहीं कर पा रही थी, मुझे बार बार फ़ोन को पीछे करना पड़ रहा था। और जबकि मैं बिल्कुल 1/4 चम्मच के करीब ही घी डाल रही हूँ एक तरफ, बहुत ज़्यादा घी तो मैंने डाला भी नहीं है। ज़्यादातर नवरात्रों में तो मैंने मूंगफली का तेल ही इस्तेमाल किया है, इसी वजह से, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा फिर धुआं करता है। अच्छा, अगर आपसे ये जो पराठे हैं ये बेलन से नहीं बेल पा रहे हैं, तो आप इस तरह से हाथ पर भी सूखा आटा लगाते हुए इनको थोड़ा थोड़ा सा फैला सकते हो। इस तरह से भी बना सकते हो। ज़्यादा बड़े पराठे बनाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, छोटे छोटे से ही बना लीजिए, उसी से काम चल जाएगा। अच्छा, अगर हाथ से नहीं बन पा रहे हैं आपसे, तो थोड़ा सा आप हाथ पे फैलाइए, उसके बाद इस तरह से चकले पे सूखा आटा डाल के अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा सा थपकाते हुए आप इस तरह से आटे को, पराठे को बढ़ा लीजिए। इस तरह से भी बन जाएंगे। तो जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे, जिससे कि आपके पराठे ज़्यादा फटे ना, वही तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है, पराठे को उठाते वक्त वो टूट जाता है, तो मैंने ये वाला तरीका भी आजमाया कि स्पैचुला से इस तरह से पराठे को उठा के तवे पे डाल दिया। तो ये भी आप अपना सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। जैसे मैंने कहा कि पराठे बहुत ज़्यादा बड़े बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे से पराठे बड़े आसानी से बन जाएंगे। इसके जितने भी तरीके मैंने बताए हैं पराठे को बनाने के, बेलन से, हाथ से, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपके भी ये कुट्टू के पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दी है गैस बंद, और अब धुआं आना भी बंद हो गया है। अब दोबारा से इस पराठे को मैं तवे पे ही रख रही हूँ, उसके बाद मैं तवा उतारूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि खाली तवा नहीं उतारते, हमेशा उस पर रोटी होनी चाहिए या पराठा जो भी है उसके साथ ही आप उसको उतारिए। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं जी आलू का रायता। आज बनने वाला है आलू का रायता, और ये है घर की जमी हुई फ्रेश दही, जो मैंने सुबह ही जमाई थी, शाम तक बहुत अच्छे से जम जाती है। इसमें करीब 2 से 3 आलू मैं डालूंगी, और आलूओं को ना मैं इस तरह से अंगूठे से तोड़ के डाल रही हूँ। बिल्कुल आलू का वो हलवा नहीं कर देना आपको, बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसको पूरी तरह से मैश नहीं करना आपको, हल्का हल्का सा उसमें बाइट रहनी चाहिए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च और सेंधा नमक, और इसमें जाएगा ढेर सारा हरा धनिया, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, जो थोड़ा सा ही बचा हुआ था मेरे पास, तो हाथ से इस तरह से क्रश करके मैं डाल रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ना मोटा मोटा मुझे लग रहा था। अब अच्छे से हम इसको मिला लेंगे, और आप चाहो तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इसके साथ टमाटर और खीरा भी मिक्स कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ टमाटर खीरे का रायता शेयर किया था ना, मतलब तीनों सब्जियों को एक साथ मिला के भी आप रायता बना सकते हो। लेकिन आज वानी की फरमाइश थी कि स्पेशल आलू का ही रायता बनना है, वो उसे बहुत पसंद है। अब यहाँ पर है हमारी माता रानी की थाली, जिसमें है आलू का रायता, घी का हलवा, लौकी का हलवा, हमारे यहाँ घिया भी बोलते हैं इसको, और साथ ही कुट्टू के पराठे, जो कि बड़े ही सॉफ्ट बने थे, अभी भी थोड़े से गुनगुने हैं। आप भी ये बना के ट्राई कीजिएगा। हालांकि जैसे मैंने बोला कि नवरात्रि जा चुकी है, लेकिन आप किसी भी व्रत में इसको बना के खा सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी, साथ ही रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा।